एक बार फिर से आपका स्वागत है। 23 सितंबर 2023 को मेरठ में एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया जिसका नाम था भाईचारा सम्मेलन। अपने नाम से ही विशेष हो जाता है। जहां आजकल देश और दुनिया का माहौल बदल रहा है, सके भाइयों में रिश्तों में दरार पैदा हो रही है, तो हमारे देश में तो रिश्तों में खटास पैदा होने के बहुत सारे कारण हैं। कहीं क्षेत्रवाद कारण है, कहीं प्रदेशवाद कारण है, कहीं जातिवाद है, कहीं धर्मवाद है, कहीं भाषावाद है, बहुत सारे वाद हैं जिनके आधार पर हम लोग आपस में विभिन्न वर्गों में बटे हुए हैं। ऐसे में सभी वर्गों के लोगों को ये एक साथ लाकर जोड़ने की ये मुहिम भाईचारा मंच द्वारा की गई है। भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि योगेंद्र यादव जो कि भारत यात्रा जोड़ो अभियान के संयोजक रहे हैं। इसके अलावा श्री शाहिद मंजूर जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे हैं। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा। इस दिशा में एक सकारात्मक संदेश इस कार्यक्रम ने दिया। उस कार्यक्रम की कुछ झलकियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसको आप आखिर तक देखिएगा, सुनिएगा और उम्मीद करते हैं कि हम इस दिशा में आगे सोचेंगे और एक पॉजिटिव स्टेप हमारी तरफ से भी होना चाहिए। वो मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मैं मंच के माध्यम से उनका वंदन करता हूँ, उनका इस्तेमाल करता हूँ। बच्चे आपसे में आ गए हैं जो बहुत और बहुत बच्चों के साथ संयोजक की है भारत जोड़ो अभियान के। फिलहाल आप सबको नमस्कार करते हैं। फिलहाल आप सबको नमस्कार करते हैं। इस भाईचारा सम्मेलन के मुख्य अतिथि हम सब लोगों के इस विचारधारा के आत्मानुसार प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, मंच पर बैठे हुए सम्मानित साथियों और हमारी बहन, यहाँ इस हॉल में बैठे हुए हमारे तमाम साथी, बुजुर्ग साथी और हमारे नौजवान साथी भी, कुछ कॉलेज के सहपाठी हैं और कुछ राजनीति के सहपाठी, सम्मानित साथियों, इस स्टेज पर मुख्य वक्ताओं में प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी हों, फिर हम जैसों का बोलना बेमायनी है, कोई सुनना चाहता है। मैं मालूम के साथ कह रहा हूं कि यहाँ जितने लोग आए मैं मेरे आपको सुनने के लिए आए, लेकिन अब जब बार भाई हमारे बड़े भाई हैं कचहरी में सीनियर हैं, तो मैं इनके हुक्म को टाल नहीं सकता। मोहतरम साथियों, बात सबसे कई जहन में एक बात आई कि तू इधर की ना बात कर, ये बता के बात नहीं पहुंचा। आपकी बात हम जिस बात के लिए यहाँ पर विचार करने के लिए बैठे हैं और जो हमने मंच बनाने की जरूरत पड़ी है, आपकी इसकी आवश्यकता क्यों नहीं? मेरी सरकार है यहाँ पर बैठने वालों से इस पर विचार करें कि आखिर क्या वजह है कि हमें आज भाईचारा सम्मेलन करने की जरूरत है। उस मुल्क में, जिस मुल्क में मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए न हिंदू था न मुसलमान था, न मुस्लिम नबी, जहां जिसका मौका लगा वो चाहे महिला थी या कोई पुरुष या किसी भी जाति में, वो अपने आप खड़े हो गए इसकी परवाह किए बगैर कि मुल्क आजाद होगा या नहीं होगा। मुल्क आजाद हुआ, आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि आज 75 साल के बाद हम लोगों को सम्मेलन मानव के साथ
पार्टी का हिस्सा हूं और इस दबाव से हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा रहा हूं। इसमें मुल्क की आजादी से लेकर अब तक इस मुल्क में राज करने की कोशिश करी। राज क्या है? आखिर क्यों आवश्यकता है? माफिया मार्गदर्शन के साथ ये बात कह रहा हूं। मेरे शहर में, मेरे पार्लियामेंट में जब भी इलेक्शन हुए, आखिर क्या आवश्यकता थी कि बाहर के आदमी को बुला के यहां पर चुनाव लगाया गया? क्यों ऐसा हुआ? फ्रंटियर पर काम करने वाले जनरल कुमार साहब को क्यों यहां से चुनाव लगाया गया? क्या वजह थी? क्यों यहां मुख्यमंत्री को चुनाव लगाया गया? क्यों यहां वाराणसी को चुनाव लगाया गया? क्यों इस बात की बुनियाद रखी गई कि मुसलमान की जगह मुसलमान होना चाहिए, गुजर की जगह गुजर होना चाहिए? आखिर इसकी बुनियाद क्या है? और जब ये बुनियाद रखी है तो आज जो लोग सत्ता में हैं उनसे परेशान आज भी अपार के साथ। और मैं मन के बात से बात पूछना चाहता हूं कि आखिर जब महात्मा गांधी जी का कत्ल हुआ और इस मुल्क की तमाम सरकार तंजीमों पर पाबंदी आयद हुई, जितनी भी कमल कोशिश थी सब पर पाबंदी आयद हुई, तो आखिर क्या वजह है कि ये कमल कोशिश अनकॉन्शियस आज ये उदाहरण कर दिया? बात इंसान माफी के साथ कह रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं कि तकलीफ है आज इस मन के बाद से बात कर रहा हूं। किसने ये बीत हुए क्योंकि लोग जिंदा रहे, पाबंदी भी लगेगी और जिंदा भी रहेगी। आगे से पाबंदी लगेगी, हिंदू महासभा जिंदा भी रहेगी। पाबंदी लगेगी, इसी मेरठ में हिंदू महासभा का दफ्तर भी खुलेगा और महात्मा गांधी की फोटो पर अपमानित भी किया जाएगा। आखिर क्यों हुआ ऐसा और किसने करने दिया ऐसा? यहां हम लोगों का ताल्लुक है, जो मेरा ताल्लुक है, मैं 2-4 बात देकर खत्म कर रहा हूं। जहां हमारा ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक है, हम उस नस्ल के लोग हैं और उस घर के भक्त हैं कि जिसके घर में हिंदू न मुसलमान, मेरे घर में, मेरे साथियों में न हिंदू है न मुसलमान। और मुझे इस बात का फर्क है उन तमाम साथियों में जो यहाँ पर बैठे, वो चाहे किसी भी जाति और जाति के हैं, जब इलेक्शन आता है तो न वो हिंदू होते हैं न मुसलमान। और यही वजह है कि 25-33% माइनॉरिटी होते हुए और उसमें मुखालफत होने के बावजूद भी हर दौर में, हर इलेक्शन में कभी 35,000, कभी 40,000 उसी घंटे की वोट होती है। मैं उन तमाम साथियों का आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि अमर अगर ठीक रखेंगे तो मेरे क्षेत्र में भाईचारे की जरूरत नहीं है। मेरे क्षेत्र में लाख है भाईचारा है। उनसे ज्यादा भाईचारे को बनाने वाले, उसको विकसित करने वाले वहां पर हमारे साथी हैं जो रात भी इसी फिक्र में रहते हैं कि ये भाईचारा नहीं टूटना चाहिए और जो हमने ये पौधा लगाना है ये मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की बात पहुंचना होगा। क्रांतिकारियों की इस ऐतिहासिक धरती मेरठ में इस अनोखे भाईचारा सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए आप सभी बहनों और भाइयों, सम्मानित मंच, जब्बार साहब ने और बाकी साहब मंसूरी साहब ने इतनी खूबसूरत बातें मेरे लिए कह दी कि उसके बाद अगर मैं चुप रहता तो सबसे अच्छा रहता। आपकी इतनी अच्छी बातों के काबिल नहीं मैं, और मंच से इतने सुंदर शेर सुनाए गए, मैं तो शेर शायरी जानता नहीं हूं। मैं एक कहानी सुना सकता हूं आपको, सच्ची कहानी है। कहानी 1938 की है। उस जमाने में पंजाब होता था, शहर का नाम था हिसार, जो आजकल हरियाणा में आते हैं। वहां एक स्कूल था,
मास्टर राम सिंह। उन दिनों काफी दंगे फसाद हुए थे हिंदुस्तान में, तो हिसार में भी दंगा हुआ, और ऐसी बात कही गई कि कुछ लड़कों ने जाकर मस्जिद में कुछ बदसलूकी की। तो अगले दिन सुबह एक भीड़ स्कूल के सामने पहुंची और कहा कि स्कूल के अंदर वो लड़के मौजूद हैं जिन्होंने कल मस्जिद के अंदर बदसलूकी की, उन्हें बाहर निकालिए। स्कूल बंद था, वार्डन वहां थे, तो वार्डन मास्टर राम सिंह ने कहा कि ये बच्चे मैं आपके हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे बच्चे, इस वक्त मैं इनका माँ बाप हूं, बच्चे मैं नहीं दूंगा। हो सकता है इन्होंने गलती की हो, लेकिन मैं बच्चों को भीड़ के हवाले नहीं दूंगा। जिस भीड़ के पास तलवार है, जिसके पास गंडासे हैं, उस भीड़ के हवाले मैं इसे नहीं दूंगा। तो उस भीड़ ने वहीं मास्टर राम सिंह से कहा कि अगर वो नहीं तो तुम्हारा नंबर आएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो वहीं उस भीड़ ने गंडासे से मास्टर राम सिंह का सर काट दिया। मास्टर राम सिंह का एक बेटा था, 8 साल का, देवेंद्र नाम था उसका। वो बच्चा उस वक्त मौजूद था जब ये घटना हुई। उसने अपने पिताजी को एक मुस्लिम भीड़ के द्वारा कत्ल होते हुए देखा। अब आप सोचेंगे कि उस बच्चे का क्या बनेगा। वो बच्चा कहीं हिंदू महासभा में चला जाता, कोई आरएसएस में चला जाता, मुसलमानों से नफरत करता, तो आप कहते कि हाँ क्या करें, बेचारे के साथ बचपन में हुई थी, हो ही सकता है ऐसा। लेकिन उस बच्चे पे एक बूढ़े आदमी का असर हुआ, जिसका जिक्र इस सभा में मेजर साहब ने किया था। महात्मा गांधी का असर हुआ उस आदमी को बहुत ज्यादा। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो महात्मा गांधी के विचार का बहुत असर हुआ, और उसने मन में कुछ संकल्प किया, किसी को बताया नहीं। 1952 में जब उसकी शादी हुई तो उसने अपनी बीवी कमला, पत्नी का नाम कमला था, उसको कहा बस मेरी एक शर्त है कि हमारे जो बच्चे होंगे उनको मैं मुसलमानों का नाम दूंगा। अब देखिए, जिस बच्चे ने अपने पिताजी को अपनी आंख के सामने कटते हुए देखा हो, उसने संकल्प किया कि मैं बच्चों को मुस्लिम नाम दूंगा। सन 1957 में बेटी हुई, उसका नाम नज़मा रखा। नाम तो रख दिया, लेकिन मां डर गई। मां ने कहा बेटी की शादी नहीं, ऐसा करोगे तो। सो अब मां ने अपनी शर्त रखी। उसने कहा देखो, लड़कियों को माफ कर दो तुम अपने इस वचन से, लड़का जब होगा तो तुम जो मर्जी कर लेना उसके साथ, अपना एक्सपेरिमेंट तो लड़के के साथ कर लेना। 1963 में उस परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का। उसका नाम उन्होंने सलीम रखा। मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं? एक तो इसलिए कि ये वक्त था इस देश में जबकि ये भाईचारा हुआ था, और दूसरा इसलिए कि ये मेरी कहानी। देवेंद्र मेरे पिताजी का नाम था, राम सिंह मेरे दादाजी का नाम, और वो सलीम है जिसको 1963 में सलीम नाम दिया। एक वो भी वक्त था इस देश में
ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। को बचाने के लिए पुराने जमाने की सुंदर रामायण की चौपाई याद करना काफी नहीं है। भाईचारे को बचाने के लिए बचपन की पुरानी अच्छी कहानियां याद करना काफी नहीं है। आज भाईचारे को यदि बचाना है तो पूरा जान का जोखिम उठा के लड़ाई करनी होगी, संघर्ष करना होगा, सौहार्द को बचाने के लिए संघर्ष करना होगा उनसे जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। जब मैं सब कहता हूं तो मेरे दोस्त पूछते हैं कि यार कैसे हो पाएगा, इनके पास तो सब कुछ है, इनके पास सत्ता है, इनके पास ईडी है, इनके पास आईटी है, इनके पास मीडिया है, मोदी मीडिया बेशर्मों का, इनके पास पैसा है, अपूर्व पैसा है इनके पास, कैसे हम मुकाबला करेंगे। मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत एक कहानी से की थी, तो उसका अंत एक फिल्मी डायलॉग से कर देता हूं। और डायलॉग अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का। अमिताभ बच्चन याद है आपको, कहता है शशि कपूर को, कहता है तेरे पास क्या है, तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? और वो क्या जवाब देता है, मेरे पास मां है, मेरे पास मां। मेरे दोस्तों, आज जो देश का भाईचारा तोड़ना चाहते हैं, होगी उनके पास सत्ता, होगा उनके पास पैसा, होगा उनके पास मीडिया, होगा उनके पास झूठ, लेकिन हमारे पास इस देश की मिट्टी है। 5000 साल की इस देश की विरासत हमारे पास है। हमारे पास महात्मा गांधी की विरासत है, हमारे पास बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है। अब लड़ेंगे और जीतेंगे। मिलके मेरे साथ कहिए, मन से कहिए, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतने वाली आवाज आए, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मानवता की पहचान मैं सामने देख दिखाई बात नहीं कर रहा हूँ, आजमाई बात कर रहा हूँ। वो है अरहान शाहीन मंजूर सारे बने पुस्तक पढ़ दो। इस तरह से हमारे तमाम जितने, मेरी जब वो बोल रही थी, मेरी मोहतरमा मेरी बहन, बात तो नहीं कर सकता क्योंकि उम्र में मैं ही ज्यादा हूँ, मेरी बहन मुझे बोल रही थी तो मुझे याद आ रहा है कि आपका काम तो हो गया पार्लियामेंट में, खवातीन का बिल, महिला बिल पास हो गया, लेकिन आपकी उसमें है या नहीं है मुझे मालूम। दूसरी बात जो मैं बात कहना चाहता हूँ, वक्त की को मैंने दिया, आगे ये दिया कि जनता का प्रतिनिधित्व यानी पीपल्स पार्टी से सब हो। सोचा ये गया था कि मैंने कुछ स्टडी की, इंजीनियर हूँ और ह्यूमन राइट्स का पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ और LLB हूँ। जब मैंने डायरेक्टर प्रिंसिपल पढ़े, ह्यूमन राइट को पढ़ा, उसके बाद में लगा कि वो मानवाधिकार के बारे में कुछ ऐसा मॉडल देना चाहिए जिसको सामाजिक सहकार ने नाम दिया और हमने करीब 50 गाँव में घूम करके इस बात को गई। इसको अपने दृष्टि से सुनना कि किसी भी भाईचारा या किसी समाज की व्यवस्था, शांति, प्यार और जैसा प्रेम ने कहा डिग्निटी में टिका हुआ। एक गांव में उस आदमी ने मुझे एक बात कही कि मेरे सारे दौलत में खाता क्लियर होगा, क्या साहब आप भूल रहे हो ये भोजन भेजे? तो मैंने कहा प्रॉब्लम ना आई, तो उन्होंने तुरंत मुझे प्रॉब्लम ये बताया कि साहब जो बुजुर्ग लोग हैं, समझदार लोग हैं, कुछ ऐसे नृत्य लोगों के कारण से घर में जाके बैठ के चिकन देती और खिड़कियों में से हमें ध्यान दें। तो मैंने इसको मॉडल को बदल करके घरों में जा करके बुजुर्ग लोगों को लाया, द्वार के बीच में लाया, उनको डिग्निटी दी, उनको बिठाया और फिर मैंने 4 कॉन्सेप्ट बनाए। एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बनाई जो यूथ को समझ थी, क्योंकि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट
इसके सिवा इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल काउंसिल 3 है, तो मैंने कोऑर्डिनेशन काउंसिल जोड़ी, 4 काउंसिलें बनाई। इकोनॉमिक में यूथ को जोड़ा, एक यूनिट जैसा की भावना, भाईचारे की भावना कब बढ़ सकती है? जब हम किसी व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करें, जब हम एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करें, उसे जाति और धर्म में ना बांटें। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो आपको भी पता है और हमें भी पता है, फिर क्यों नहीं एग्जीबिशन होगा, कहाँ कमी रह जाती है, वो आपको और हमें सोचना है। एक बहुत छोटी सी कविता कह के अपनी बातों को विराम दूंगी। चाहूंगी कि आप सब इसे कविता ना समझ के एक थॉट समझें और प्लीज इससे कनेक्ट होने की कोशिश करें। अली मेरा भाई, मेरा दोस्त, लेकिन न जाने क्यों हमें साथ देखकर दुनिया की आंखें खटकती है। आवश्यकता है कि जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे दूसरे तबके के लोग हैं, उनके साथ मिलने की जरूरत है, उनके साथ संवाद करने की जरूरत है, उनके साथ डायलॉग करने की जरूरत है। और जब भी वक्त मिलता है मैं बाद में हमेशा इस बात पर डिस्कस करता हूँ। जो संवाद बीच में हमारे समाज में कम हुआ है, निसंदेह वो चिंता का विषय है। और मैं चाहूँगा कि नौजवान पीढ़ी से अपील करता हूँ कि वो अपने जो पुराने बुजुर्ग हैं उनके बीच में बैठे और भाईचारे के लिए प्रयास करें, क्योंकि मुझे बहुत कम बोलने, क्योंकि मैं पुराना जाएंगे इसलिए हूँ ना, पिछले निकल कर बहुत जाऊँगा, निकल जाऊँगा, लेकिन पकड़ लिया मुझको जब भाई ने। मैं क्या करता हूँ, ट्रेनिंग से भी कह रहा था कि बाहर के साथी आते हैं तो ज्यादा हमें उनको सुनने का वक्त देना चाहिए। हम लोग को लोग सुनते हैं, रोज हम बोलते हैं, यहाँ के लोग भी तमाम बोलते हैं डिफरेंट मीटिंग में, लेकिन जो है वो ज्यादातर उनको वक्त उनको देना चाहिए। लेकिन मैं बुलाया है तो दो बात मैं भी कहूँ कि कुछ लोग खुद अपनी कोशिश से, कुछ लोग खुद अपनी कोशिश से तूफान की जल से बच निकले, और कुछ लोग महिलाओं के हिम्मत में सहारे डूब गए। महिलाओं को भरोसा मत करो, अब महिलाओं को डुबो जाएंगे इसको। अगर बचना है, खुद बचाना है तो खुद बचना होगा। तूफान में चल चुका है, डुबाने के लिए आपको, इस मुल्क को डुबाने के लिए चल चुका है तूफान। अब वो तूफान सब भारत नहीं चलता, ये सबका वतन है, बचा लो इसे, ये सबका वतन है, बचा लो। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मसूद जमाली साहब, आपने बहुत सामान्य तकलीफ की। छूट जाएगा, दुआ करो रहे ये प्यार के रिश्ते कायम, अगर ये रिश्ते टूटे तो मुल्क टूट जाएगा। मैं बुलाना चाहूँगा मौलाना मसूद रहमान जमाली, तशरीफ लाए माइक पर, और 10 मिनट आजादी की जंग में तो ये वो धरती है, तो ये भाईचारे का जो 2 साल पहले, आज से आप 50 साल पहले जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ, तैसे तैसे वो जो हमारा हुनर था, पेशेवर हुनर, हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है इमाद अंसारी है, वो भी उनको बुके पेश करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। मैं उनसे भी दरखास्त करूँगा, और लग जाएगा, मैं उस इंसान को दूर करने के लिए राजनीतिक लोगों के सारे हिस्से हैं, इसमें तमाम जाति बिरादरी धर्म मजहब के हिस्से हैं, यानी एक नया आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों को भाईचारा मंच को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम इनका मुकाबला कर पाए तो निश्चित रूप से एक बड़ी हमारी भूमिका होगी, भाईचारा मंच की भूमिका होगी। धन्यवाद। मुझे नहीं लगता है बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, और इस अपील के साथ में ये जो अभियान शुरू किया पश्चिम उत्तर प्रदेश में माननीय कर्नल जयवीर सिंह और कामरेड डीपी सिंह, तो ये सब हमने बताया है, वो ये पहला हमारी तरफ नहीं आया, वो चोर उठकर भाग जाता है, वो पीने के पत्थर वाला उठकर भाग जाता है, इसलिए कमजोर नहीं है। आपकी बात गलत भी नहीं है, देश को बचाने की, और फिर शहीद भगत सिंह का सुधार होता है, इनकी बात को हम बहुत करते हैं, इनसे नहीं निपट सकते, और इनको नहीं कर सकते, में धूल झोंकने की कोशिश होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि राज सांपों को नागों के छुआड़े होते हैं, हकीकत क्या है, लेकिन हमारा सिर्फ भाईचारे तक अपनी बात को सीमित रखूंगा।
सवाल क्या है, ये राष्ट्र कब बना था? राजा रजवाड़ों के टाइम में ये राज था, राष्ट्र नहीं था। आपने ये वीडियो आखिर तक देखा, इसके संदेश को समझा, इसके संदेश को आगे भी पहुंचाइए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।